हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज की जो आपकी क्लास है जीके का, या हम कह सकते हैं पॉलिटी की मैराथन हम यहाँ पे करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम कवर करेंगे। बेसिक से स्टार्टिंग से आपको सब चीज़ें समझाते हुए चलेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारी ई बुक को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें आपकी रीजनिंग का हर पैटर्न आपको कवर अप हो जाएगा और सॉल्यूशन वाली वीडियो आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सॉल्यूशन मिलेगा लिखा हुआ, ऐसा नहीं है। एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मिलेगी, मास्टर वीडियोस मिलेंगी। हर एक क्वेश्चन की जो क्या बेस्ट अप्रोच है, किस तरीके से आपको सोचना है, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, वो सब चीज़ें आपको इस ई बुक में मिल जाएंगी। 2 मास्टर वीडियोस का थंबनेल आप देख सकते हो। इसमें आपको कॉमर्शियल मैथ्स का भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेंटल एप्टीट्यूड या जिसे हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव रीजनिंग या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप बोल सकते हो, वो भी वहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन और स्मार्ट अप्रोच के साथ आपके सामने ये चीज़ लाई गई है। तो इसका लुत्फ़ अगर आप उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं। कंप्यूटर का भी यहाँ पे आपको जो ई बुक है वो मिलने वाली है। 250+ इंपॉर्टेंट और फोकस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन लीनियर की यहाँ पे हम फॉर्म में पढ़ेंगे चीज़ों को, और यहाँ पे हम देखते हुए चलेंगे कि जो है क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। और मैं आपसे बोलूँगा कि ये सब जो क्लास है ना, रटने से कुछ नहीं होगा। जितनी बार रिवाइज़ करेंगे उतनी बार चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। जब आप सुनते हो, देखते हो, तो ज़्यादा आपका इफ़ेक्ट पड़ता है रेदर देन जब आप खुद से चीज़ों को बस पढ़ रहे हो। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं, ये सोर्सेस की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें बोरो की हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिएगा, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडिया का ही नाम आएगा भाई। 395 और टोटल अगर हम बात करें तो 448 आर्टिकल्स यहाँ पे होते हैं। बहुत ही ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन है। हर एक तबके को यहाँ पे, हर एक सोसाइटी को, हर एक कास्ट के पर्सन को, सभी के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए क्या राइट्स, सब कुछ आपको पता ही है। नहीं पता है तो पॉलिटी वाली हमारी प्लेलिस्ट बनी है, वो क्लास करिए, मज़ा आ जाएगी। रिलेवेंट कंटेंट और इम्पोर्टेंट कंटेंट पढ़ा रखा है। और लेकिन अगेन आपके सामने सब कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो हम पेश कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस से बात करें, प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस से लिया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका से। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? तो वो रशिया से लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तभी बता रहा हूँ। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ये भी जो है कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट से। 2 तरह की के गवर्नमेंट होती हैं, आप सभी को पता है कि स्टेट और सेंट्रल पे 2 हमारे पास गवर्नमेंट जो है वो हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ये हमने यूनाइटेड स्टेट से ही लिया है। नेक्स्ट बात करें इलेक्टोरल कॉलेज का कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, है ना। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, चेक्स एंड बैलेंस है, एक दूसरे को की पावर को चेक कर सकते हैं, है ना, उसको मेंटेन कर सकते हैं। जुडिशरी अपनी जुडिशियल एक्टिविज़म के थ्रू, और एग्जीक्यूटिव जो काम करता है उस पर लेजिस्लेचर और जो जुडिशरी होती है वो नज़र रखती है। हर एक जो हम बात करें यहाँ पे 3 जो ब्रांचेस हैं, हर एक ब्रांच के पास अपनी पावर्स हैं। तो ये जो डिफरेंट पावर्स हैं ना तीनों ब्रांचेस के पास, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका से। दूसरा यहाँ पे हम देखें जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, कुछ न्यायिक समीक्षा जिसे हम बोलते हैं, कुछ यहाँ पे डिसीज़न ले लिया गया है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू भी होता है कि देखा जाता है कि क्या जो डिसीज़न लिया गया है वो सही है या नहीं है। किसी को फांसी दे दी गई है, वो सही है या नहीं है। इसीलिए यही वजह है कि जो है ये फांसी जो एक अपराध का जहाँ पे जो दंड होता है उसमें डिले होता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, बार बार अपील आ जाती है कि आप रिव्यू करिए, एक बार फिर से थोड़ा सा चीज़ों को देखिए, पार्डन करने की कोशिश करिए। जब ये सब चीज़ें होती हैं, प्रेसिडेंट की भी पार्डन नहीं मिलती है, गवर्नर की भी पार्डन नहीं मिलती है, तब जाके उस पर्टिकुलर पर्सन को फांसी की सज़ा होती है। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने यूनाइटेड स्टेट से ले रखा है।
प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, भाई आप सभी को पता है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, सुप्रीम कमांडर होता है हमारी सभी आर्म्ड फोर्सेस का। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट से लिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंडिया में सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस किसे बोला जाता है, प्रेसिडेंट को, डिफेंस मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, या फिर प्राइम मिनिस्टर को। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे आपका सही आंसर बनने वाला है, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ऊंची जाति, नीची जाति, ये कास्ट, वो कास्ट, फला कास्ट, धमकाना कास्ट, गरीब अमीर कुछ नहीं देखा जाएगा। इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा लॉ के अंदर, लॉ के हिसाब से काम किया जाएगा। जो लॉ अमीर के लिए है वही सेम लॉ गरीब के लिए है। ये भी जो कॉन्सेप्ट है ये यूनाइटेड स्टेट से लिया गया है। हालांकि जो फील्ड लेवल पे चीज़ें जो हैं वो बहुत अलग हैं। आप सबको आने वाले दिनों में जब आप आगे बढ़ोगे, चीज़ें इधर उधर जाओगे, देखोगे चीज़ें, तो आपको समझ में आने वाली हैं। अभी तो आपका ये फेज़ स्टार्ट हुआ है ना। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हम बात करते हैं तो सीधे सीधे बात आती है यहाँ पे, जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने क्या क्या लिया है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप प्रीएम्बल जब पढ़ोगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मैंने ऑलरेडी क्लास करवा रखी है प्रीएम्बल के ऊपर, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको फिर से प्रीएम्बल पे करवा दूंगा। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में क्या होता है कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा निचोड़ है वो देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें क्या क्या बातें की गई हैं, उसमें किस किस चीज़ की बातें गई हैं। जस्टिस है तो किन टाइप्स की जस्टिस है, आपके पास फ्रीडम है तो किस टाइप्स की फ्रीडम है, लिबर्टी है तो किन किन टाइप्स की लिबर्टी है। सब चीज़ें आपका वहाँ पे प्रीएम्बल में एज एन इंट्रोडक्शन वहाँ पे आपको चीज़ें दे रखी हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ना, तो वही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो प्रीएम्बल में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें कि फ्रेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट लिया है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमने जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है ना, और यहाँ पे क्या बात करें हम, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे फ्रेटर्निटी का, भाई बंधुत्व जो होता है, ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट, और ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं ये हमने प्रीएम्बल में जो हमने मेंशन किया है, आप देख भी सकते हो मैंने लिख रखा है कि इन द प्रीएम्बल। तो ये सब चीज़ें हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आइडियाज़ को कॉपी किया है, ठीक है। और जो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है ना वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंट हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो इलेक्ट होते हैं, है ना। तो जहाँ पे जिस भी कंट्री में ऐसा चीज़ें होती हैं वहाँ पे रिपब्लिक हम बोलते हैं, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब यही होता है, याद रखिएगा भाई। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आयरलैंड का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और घिसा पिटा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, लेकिन पूछा जाता है बॉस। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 आर्टिकल से 51 आर्टिकल तक बात आती है। लेखपाल में भी यही क्वेश्चन आया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो किस किस आर्टिकल से मेंशन है, तो 36 से लेकर 51 तक, है ना। और यहाँ पे हम बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं। कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया है, तो आयरलैंड से यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा में जो मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है वो भी कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड के ही जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से चीज़ों को, आइडियाज़ को बोरो किया है। आगे हम देखें तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कैसे जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, आप सभी को पता है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, है ना, सब मिल के इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को, ठीक है। एक लंबा प्रोसेस होता है। तो वो जो प्रोसेस है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कहाँ से बोरो किया है, आयरलैंड के ही कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हमने, वहाँ के ही आइडिया को कॉपी किया है। आगे हम देखें कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिल रहा है कि जो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, अगर बोला जाए तो रियलिटी ये है कि क्वासी फेडरल है, प्योर फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है। क्यों? क्योंकि भले ही यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में पावर दी गई है कि आप जो है अपने हिसाब से चीज़ों को चला सकते हो, बट ऑल दो जो मेन पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के ही हाथ में है। तो कासी फेडरल हम कह सकते हैं, ठीक है। आपको देखने को भी मिल रहा है कि कासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका एक अपना अलग रूल होता है, अपनी अलग एक पावर होती है जो कि स्टेट पर भी हावी हो सकती है। तो ऑल दो यहाँ पे पावर्स दोनों के ही पास हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, दोनों के पास हैं,
फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास है, बट ज़्यादा जो पौवा भारी है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इस तरीके से कुछ आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो भी यहाँ पे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने बात किया है। रेजिडुअल पावर जो है रिस्ट्रेंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रेजिडुअल पावर्स क्या होती हैं? रेजिडुअल पावर्स वो होती हैं जिन पे कोई भी कानून नहीं है। सपोज़ कोई ऐसा यहाँ पे अपराध हुआ जिस पे कोई भी कानून नहीं है, या कोई ऐसी बात हो रही है जिस पे कोई भी कानून ही नहीं है, लॉ ही नहीं है उस बारे में कि क्या सज़ा दी जाए, किसको सज़ा दी जाए, कैसे एक्शन लिया जाए। उस सीन में, उस केस में, उस सिचुएशन में, उस स्थिति में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वही ही यहाँ पे सर्वोपरि माना जाएगा, ठीक है। रेजिडुअल पावर्स इसी को बोलते हैं। सो आगे बढ़ते हैं हम और आगे देखते हैं हमारा जो अगला होने वाला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, है ना। आप सभी को पता है पीएम जहाँ पे होता है ना, जो मेजॉरिटी होती है वहाँ से पीएम बनता है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जो है ये हमने कहाँ से लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिका और ब्रिटिश में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, यूएसए अमेरिका एंड ब्रिटेन ब्रिटिश इंग्लैंड, है ना। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको चीज़ें याद रखनी, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, हमारे जो सिटीजनशिप है वो एक ही है। अब आप चाहे भारत के गुजरात में जाएं, चाहे आप भारत के केरला में जाएं, चाहे आप वेस्ट बंगाल में जाएं, चाहे आप उधर जम्मू कश्मीर में जाएं, आप कहलाएंगे भारतीय, है ना। तो एक ही सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, लॉ जो है सर्वोपरि है, कुछ भी चीज़ होने पर लॉ की ही बात आएगी, और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा लॉ के अकॉर्डिंग वही ही सर्वोपरि होगा। ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया गया है? ये कॉन्सेप्ट भी हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। रिट्स एक इम्पॉर्टेंट आपका जो है चीज़ें होने वाली हैं। कितने टाइप ऑफ रिट्स होती हैं? 5 टाइप्स ऑफ रिट्स होती हैं। क्लास को पूरा अटेंड करिए, और ये आपके लिए होमवर्क है आज की क्लास का कि यहाँ पे जो है रिट्स की बात करें तो कितनी रिट्स होती हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, स्पीकर से रिलेटेड उसका क्या पावर्स हैं, क्या रोल है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक स्पीकर होना चाहिए। ये भी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो आगे जो है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ कैसे बनता है ना, किस किस तरीके से हो के उस पर सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3, 1/3, कैसे कैसे वो पास होता है लोकसभा राज्यसभा से, फिर प्रेसिडेंट उस पर अपना एसेंट देते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, तब जाके वो लॉ बनता है। तो ये जो प्रोसेस है ना लॉ बनने का, कोई भी कानून आता है चाहे वो अमेंडमेंट ही करके आए, अमेंडमेंट में भी कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, जहाँ पे बहुत सेंसिटिव बात होती है ना। अगर उस केस में हमको अमेंडमेंट करना है किसी भी लॉ में, किसी भी आर्टिकल में, तो उसमें बहुत स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी को हम बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मल आपकी 1/3 होती है, याद रखिएगा। आगे हम बात करें प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, विधानसभा और विधान परिषद, दो यहाँ पे चीज़ें हैं ना, तो विधान परिषद और विधानसभा, ये भी जो कॉन्सेप्ट है हमने बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं हम इसको, और ये भी कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश से लिया है, ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो यहाँ पे था आपका कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज। अब हम बात करने वाले हैं कि फंडामेंटल राइट्स में आपका क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार सेशन को आप लोग सब लोग शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और क्लास कैसी लग रही है वो भी क्लास को करने के बाद पूरा तब ज़रूर बताइएगा। तो फंडामेंटल राइट्स की जो है हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, राउंड अबाउट्स नहीं खेलेंगे, डायरेक्ट जो जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम आपके सामने रखने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले हैं। वही हमने सोर्सेज से भी किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज से, जितना आप अभी क्लास देख रहे हो आगे भी आपको सेम चीज़ें मिलेंगी। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात आती है। 22 पार्ट्स हैं, आप सभी को पता है, और अगर हम को पार्ट्स मिला लेंगे तो 25 है ना। और हम बात करें आर्टिकल की, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल की बात आती है कहाँ से कहाँ तक? भाई 12 से 35 तक, 12 से 35 तक। कैसे याद होगा? 395 आर्टिकल्स हैं, बट कैसे याद होगा ये सब आर्टिकल्स? भाई रिवीजन नहीं करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे, और रिवीजन करोगे तो मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, चीज़ें समझ में आएंगी, ज़रूर आएंगी। अदरवाइज़ मेरे को भागने में कोई वो नहीं है, मैं भी भाग सकता हूँ,
है ना, बट समझाते हुए चल रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए, एक बार देखो, 4 बार देखो, चीज़ें समझ में आ जाएँ आपको और दिमाग में बैठ जाए, है ना। कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा भी मार दोगे अपने जो अब आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन उस अंदाज़ा मारने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। अंदाज़ा भी आप तभी मार सकते हो जब आपने चीज़ें देखी हों, जब आपको आइडिया ही नहीं होगा कि भाई यहाँ कुछ तो आर्टिकल था, 12 नहीं याद होगा तो 35 ज़रूर याद रहेगा, या 35 नहीं याद रहेगा तो 12 ज़रूर याद रहेगा। कुछ इस तरीके से आप जो है अपने ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर दोगे अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो तो, है ना। तो पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक। और अभी डीडीयू का या सीयूटी का कोई यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था, तो उस एग्ज़ाम में बच्चे ने बताया था कि सर पूछा गया था कि फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल्स में जो है फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है ना। आई थिंक डीडीयू का ही था वो। तो 12 से 35 जो है ये आपका फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है। आगे हम देखें तो कहाँ से लिया गया है, अभी हमने देखा ही फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट हमने जो है कॉन्सेप्ट यूएसए अमेरिका से लिया है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। कितने टाइप की फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 टाइप की फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। और ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने रशिया से लिया है, अभी बताया था आपको। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी 11 हैं, 11, ओके। नेक्स्ट मूविंग ऑन, राइट टू इक्वालिटी। अब हम जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो देख रहे हैं। पहली है आपकी राइट टू इक्वालिटी, दूसरी है आपकी राइट टू फ्रीडम, तीसरी है आपकी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथी है आपकी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवी है आपकी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, छठी बट नॉट द लीस्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में ही आपको रिट्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। आर्टिकल 32 टॉक्स अबाउट रिट्स, आर्टिकल 32 टॉक्स अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। याद रखिएगा, जो भी आर्टिकल बता रहा हूँ भाई बार बार पूछे जाने वाले हैं और बनता है यहाँ से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ये सभी 6 की 6 फंडामेंटल राइट्स आपको याद रखनी है। एनी हाँ और रट्टा मारिए, लेकिन याद रखिए फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन बनता है भाई, आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कौन सी फंडामेंटल राइट नहीं है। 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन अलग दे देगा, वही एक ऑप्शन आपका आंसर बनेगा, बाकी 3 ऑप्शन आपके इन्हीं 6 में से देगा। कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप थोड़ा सा पॉइंट वाइज चीज़ों को समझिए। मेरा क्या है कि मैं आपको अगर क्वेश्चन कराना चाहूँ ना तो वो भी करा सकता हूँ भाई। और जितना आपको करीब 45 मिनट से लेकर 1 आवर में जितना आपको कंटेंट दे रहा हूँ ना, इस पूरी क्लास को 2 घंटे तक खींच सकता हूँ, 3 घंटे तक खींच सकता हूँ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करा के। बट आपका टाइम जाएगा, बोरियत लगेगी आपको। शॉर्ट टाइम में आप कैसे ज़्यादा आपको डील करना है और कैसे आपको एक अच्छी अप्रोच पकड़नी है, पॉइंट पकड़ने हैं, वर्ड्स पकड़ने हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को पढ़ना है, दैट्स इट, ठीक है। थ्योरी तो आनी नहीं है आपके में, ओके। तो जिस तरीके के क्वेश्चंस आने हैं वो हम आपको 1 लीनियर में डायरेक्ट करवा दे रहे हैं। अच्छी अप्रोच है ये, ठीक है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, फंडामेंटल राइट्स। और आने वाले दिनों में यहीं से ही डेटा कॉपी भी होगा, मेरे को पता है, जहाँ पे पेड क्लासेस चल रही हैं एंड सो ऑन, ठीक है, जो भी है। लेकिन मेरे को आपको चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करानी है ना जो आपके लिए यूज़फुल हो बॉस, ओके। पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं और डेडिकेटेडली छांट के चीज़ें ला रहे हैं और आपको पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या इन्फोर्सिएबल है? अगर आपके पास जो है, मैंने अभी आपको 6 फंडामेंटल राइट्स बताई, अभी और डिटेल में बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो 6 फंडामेंटल राइट्स में अगर आपका कहीं पे भी एक्सप्लॉयटेशन होता है किसी भी फंडामेंटल राइट को लेकर, आप कोर्ट विजिट कर सकते हो। यही बोला गया है कि क्या आप जस्टिसेबल है, क्या आप वहाँ पे कोर्ट विजिट कर सकते हो? येस, यू कैन विजिट द कोर्ट, ठीक है। अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उन पर्टिकुलर राइट्स को लेकर, इन केस ऑफ वायलेंस पीपल कैन अप्रोच अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एनफोर्सिएबल हैं कोर्ट में। राइट टू प्रॉपर्टी आपको याद रखना है भाई, फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी का वर्णन किस आर्टिकल में किया जाता है, इसका किस आर्टिकल में राइट टू प्रॉपर्टी मेंशन है? वो आर्टिकल आपका है 300A, ठीक है। और 44th अमेंडमेंट से इसको हटाया गया था 1978 में। 44 में आप देख सकते हो कि 44, 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि 1978 होगा। वहीं अगर हम 42nd की बात करें, 4 to 42, 42nd अमेंडमेंट की, तो 4 to आप कितना बोल रहे हो? 4 + 2 6, मतलब 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था।
आई होप सो ये ट्रिक आपको याद रहेगी और क्वेश्चन बनता है यहाँ से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा भाई 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था, 44th अमेंडमेंट कब हुआ था, या राइट टू प्रॉपर्टी किस अमेंडमेंट से किया गया, 44th अमेंडमेंट से किया गया। राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट में कब किया गया, 44th अमेंडमेंट से कब किया गया, 1978 में किया गया। किस आर्टिकल के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी का चीज़ें मेंशन है, राइट टू प्रॉपर्टी का वर्णन है, 300A आर्टिकल है। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है। तो याद रखना है भाई लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, हटा दिया गया है 44th अमेंडमेंट से 1978 में, और आर्टिकल 300A में इस चीज़ को मेंशन कर दिया गया है और लीगल राइट बताया गया है राइट टू प्रॉपर्टी को। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने आर्टिकल्स आ रहे हैं। राइट टू इक्वालिटी का जो वर्णन है 14 से 18 आर्टिकल जो है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। रिवीजन करना पड़ेगा तभी ये आर्टिकल्स आपको याद रहेंगे दिमाग में, ठीक है। राइट टू फ्रीडम में जो है इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। राइट टू फ्रीडम आपको देखना है अच्छे से, अभी हम बात करेंगे। राइट टू फ्रीडम आपका 19 से 22 तक दिया गया है। कितनी टाइप की फ्रीडम है आप ये देखिए, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। अब इसको याद कैसे करना है, मैं ट्राई करता हूँ कि आपको चीज़ें समझा पाऊँ। सपोज़ आप एक नेता हो, आप एक अच्छे वक्ता हो, आप आर्टिकुलेटिव हो, अच्छी तरीके से बोल सकते हो और चीज़ों को, लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो, जनता को इम्प्रेस कर सकते हो अपनी बोली से, उनके हित के बारे में बात करके या जैसे भी अच्छी बोली है आपकी। तो अब आपको सपोज़ करना है कि आपने कहीं स्टेज लगाया, वहाँ पे अब आप हो और माइक आपके सामने, आप बोलना शुरू करते हो, आपके पास बोलने की आज़ादी है, स्पीच देने की आज़ादी है, आप बोल रहे हो, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच की आज़ादी है। बोलने से आप क्या करोगे, बोल के आप अपने जो आपके थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करोगे, तो आपके पास एक्सप्रेशंस की आज़ादी है। एक्सप्रेशन के बाद आप क्या करोगे, जो वहाँ पे लोग जा रहे होंगे, पब्लिक होगी, वो इकट्ठा होगी आपकी स्पीच को सुनकर, इम्प्रेस होकर इकट्ठा होगी। लेकिन क्या अब नॉर्मल पब्लिक के पास तो हथियार होते नहीं हैं, इक्का दुक्का भाई वो एक्सेप्शनल है ना, एक्सेप्शनल है, बट ऑल्दो सबके पास हथियार नहीं होते हैं। तो जो विदाउट आर्म्स जो पीपल हैं वो वहाँ पे इकट्ठा होंगे, आपकी बात सुनेंगे कि भाई बहुत अच्छी तरीके से बोल रहा है, स्पीच दे रहा है, फ्रीडम के साथ एक्सप्रेस कर रहा है फ्रीडम के साथ, तो हम भी फ्रीडम के साथ इकट्ठा होंगे। तो क्या किया आपने, स्पीच दी, स्पीच के थ्रू आपने एक्सप्रेशंस, अपने जो भी थे थॉट्स थे उनको एक्सप्रेस किया। उससे क्या हुआ, लोगों को अच्छा लगा, लोगों को सुनने में अच्छा लगा, इंप्रेस हुए, वो इकट्ठा हो गए, असेंबल हो गए, असेंबली बना ली उन्होंने। फिर आपने एक पार्टी बना ली कि चलिए ठीक है ये हमारे सपोर्टर्स हैं, इनको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, हम एक क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन बना रहे हैं, एक पार्टी बना रहे हैं। फिर आप एक क्या बन गए, अब लीडर बन गए आप। अब आपका प्रोफेशन क्या हो गया, नेतागिरी। तो अब आप नेतागिरी बन गए, कोई भी आप प्रोफेशन चुन सकते हो अब, है ना। उसके बाद जब आप नेता बन गए तो आपके पास पैसा ही पैसा है, तो आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जा सकते हो और वहाँ पे रह सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपने स्पीच दी अच्छी सी, आपने अच्छे से एक्सप्रेस किया उस स्पीच में, क्या किया, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपने स्पीच दी, स्पीच से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया, उस थॉट्स को एक्सप्रेस करने से लोग असेंबल हुए तो आपने एक पार्टी बना ली, एसोसिएशन बना लिया, और फिर उसके बाद आपका प्रोफेशन नेतागिरी हो गया। कोई भी प्रोफेशन आप जो है यहाँ पे मान सकते हो। नेता से जो मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा सकता था वो मैंने एग्जांपल लिया है। और फिर क्या करते हो आप, आपके पास पैसा ही पैसा, नेता बन गए, फिर उसके बाद पैसा ही पैसा, तो फिर आप किसी भी कंट्री में जाके घूम रहे हो, है ना, और रह रहे हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, और भाई इंपॉर्टेंट है ये, तभी मैंने इस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी सिटीजनशिप, या ऑप्शन डी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन योर राइट आंसर विल बी फंडामेंटल राइट्स। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, 23 से लेकर 24 दो आर्टिकल यहाँ पे बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपके पास रिलीजन चुनने का अधिकार है, आप कन्वर्जन कर सकते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हो। 25 से 28 आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, आप
आप देखते हो यहाँ पे जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन का यहाँ पे एक हमारे यहाँ क्राइटेरिया है ना। एजुकेशनल राइट्स आप ले सकते हो, आपको एजुकेशनल राइट्स हैं। इवन जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ट्रैफिकिंग होता है, बच्चों से काम कराया जाता है, उसका भी यहाँ पे जो है उसके बारे में बात कही गई है कि बच्चों से काम नहीं करवाना है। हालांकि कई स्टेट्स में या कई जगह आपने देखा होगा कि लोग मजबूरी में आके करवाते हैं और बच्चे करते भी हैं, बट ऑल्दो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा चीज़ें मेंशन है कि बच्चों से काम नहीं करवाना है। जो चाइल्ड लेबर है वो उसको नहीं सपोर्ट करना है, उसको हमने क्या करना है, उसको हमें मिटाना है ना। तो ये 29 और 30 आर्टिकल में आपकी कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स 29 और 30 आर्टिकल में आपको देखने को मिलता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यहाँ पे 32 से 35 है। आर्टिकल 32 आप बस मेन में थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे याद रखिएगा अपने दिमाग में, ठीक है। किसकी बात करता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की। रेट्स हमें देखने को मिलती हैं इसी में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में ही 5 तरीके की रेट्स होती हैं, ठीक है। मेंडमेस, क्यो वारंटो, सर्टियोरेरी, है ना। इस तरीके से 5 रेट्स होती हैं। आपके लिए होमवर्क है, ये आपको बताना है। आगे हम बात करें, और यार देखो लिटरली बोल रहा हूँ, मेरे को अभी जो 3 याद आई वो मैंने बता दी, 2 मेरे को नहीं याद आ रही हैं। आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है, डेफिनेटली आपको याद होगी तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट में, ओके। इसमें छुपाना क्या, जो याद है मेरे को मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। बाकी यार भूलेंगे नहीं ना तो फिर पागल हो जाएंगे हम सब, है ना। तो भूलना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। आप चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करोगे, दैट अ वेरी बिग डील। तो रिवाइज़ करिए, आपके दिमाग में सब चीज़ बसा रहेगा। अच्छा, एक बात आती है कि यहाँ पे 2 आर्टिकल्स हैं या 2 राइट्स हैं हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो यहाँ पे ना जब इमरजेंसी लगती है तो वो 2 आर्टिकल हटते नहीं हैं या हटाए नहीं जा सकते। वो आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो 20 और 21, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू लाइफ की बात इसमें कही गई है ना। तो ये 2 आर्टिकल हैं भाई, याद रखना है, क्वेश्चन बनता है। सस्पेंड नहीं किए जाते हैं इमरजेंसी के केस में, ठीक है। आगे हम बात करें फंडामेंटल राइट्स जो कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। सिटीजन्स का मतलब है कि इंडियन सिटीजन्स। देखिए फॉरेनर भी आते हैं, है ना, स्टे करते हैं, इंडियन सिटीजनशिप लेते हैं, बट जो यहाँ पे सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनके लिए ही ये फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29 और 30। जहाँ पे 15 आर्टिकल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 पे आपकी ये जो क्या नाम है इनका, विक्की कौशल शायद नाम है ना, या मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। विक्की डोनर में जो हीरो था ना, तो उसने जो है फिल्म बनाई थी आर्टिकल 15 पर। डिस्क्रिमिनेशन जो है रंग भेद पे, काला गोरा और ऊंचा नीचा, सेक्स के मेल फीमेल पे, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको जो है एलिमिनेट करने की बात करता है, मिटाने की बात करता है आर्टिकल 15। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 15, 16, 19, 29, 30 इसको आप हिंदी में याद करोगे तो आपको इजीली याद होगा। फंडामेंटल राइट्स जो कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, तो 15, 16, 19, 29, 30 एक बार बोल के देखिएगा, ज़रूर आपको याद हो जाएगा। 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही हैं। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स में अगर हमें अमेंडमेंट करना है तो किस टाइप की मेजॉरिटी की, किस टाइप की हमें जो है मेजॉरिटी चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी या फिर एक स्पेशल मेजॉरिटी? तो सिंपल जो आपकी नहीं होगी, यहाँ पे जो स्पेशल वाला है ना, स्पेशल मेजॉरिटी हमें चाहिए अगर हमें फंडामेंटल राइट्स में कुछ भी अमेंडमेंट करना है, कुछ भी चेंज करना है। तो आगे बढ़ते हैं। केशवानंद भारती केस आपको याद रखना है, किससे रिलेटेड है? तो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। और कब हुआ ये केशवानंद भारती केस? तो भैया 1973 में हुआ, ठीक है। तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज़ें थी पॉलिटिक्स से रिलेटेड। बाकी आने वाले दिनों में क्लास को हम जब कंटिन्यू करेंगे तो उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। मेक श्योर कि आप चीज़ों को भूले नहीं, जो हम करवा रहे हैं उसको आप रिवाइज़ करते हुए चलिए। अभी आपने क्लास देखी, कोशिश करेगा कि आने वाले 1-2 दिन में आप चीज़ों को फिर से एक बार क्लास को देखें और रिवाइज़ करें, ठीक है। संडे को आपको इनफ टाइम मिलेगा, संडे को आपको ज़्यादा क्लासेस मिलेंगी नहीं, एक मॉडल पेपर मिलेगा, तो संडे को आपको सारी की सारी क्लास रिवाइज़ करनी है। एनी हाउ डेटा बचा के रखना है और रिवाइज़ करनी है क्लास, ठीक है। बाकी ई बुक के बारे में मैंने आप सभी को बता ही दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। रामबाण साबित होने वाली है अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग, करंट अफेयर्स जो कि जीके का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, साथ में मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव रीजनिंग और कमर्शियल मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो आप ये ई बुक ले सकते हो। कंप्यूटर भी अगर आ रहा है तो आप ये ई बुक ले सकते हो। डेफिनेटली आपको एक अलग लेवल की नॉलेज और एक अच्छा रिस्पांस इस ई बुक से देखने को मिलेगा। एक अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, एक ही जगह आपको सब कंटेंट मिलने वाला है। 2 मास्टर क्लास भी मिलेंगी जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का स्मार्ट अप्रोच के साथ जो सॉल्यूशन बनता है वो हम आपको बताएंगे।
तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। बाकी फैमिली में नए हैं तो फैमिली को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल बटन दबा सकते हो, अपने फ्रेंड्स मित्र बंधु में शेयर कर सकते हो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पढ़ाई सीरियसली हो रही है और रिलेवेंट कंटेंट मिलता है तो। जय हिंद, जय भारत।